हे गाइस, वेलकम वंस अगेन बुकोपीडिया। तो गाइस, इस चैप्टर्स में और इस वीडियो में हम करेंगे मनी एंड क्रेडिट, जो क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है। ये वैसे तो बहुत इजी टॉपिक्स है, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं हम। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर में क्या करना है हमें। हाइलाइटर ले लेते हैं, येलो कलर में। ओके, तो गाइस इस चैप्टर में हम करेंगे वाटर सिस्टम, उसके डिफॉल्ट्स पढ़ेंगे, करेंसी सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, डिपॉजिट विद बैंक, डिमांड डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और चेक पेमेंट, लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक, रोल ऑफ क्रेडिट, क्या क्रेडिट क्रेडिट सेक्टर्स इन इंडिया और सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये सारे वो टॉपिक्स है जो आज हम लोग पढ़ने जाएंगे इस चैप्टर्स में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो गाइस, पहला स्लाइड है मनी एंड क्रेडिट। एक मिनट इसे इरेज कर दें। हो गया। मनी एंड क्रेडिट इसमें है, पहला हम लोगों ने टॉपिक लिया था वाटर सिस्टम। वाटर वाटर सिस्टम पानी वाला सिस्टम नहीं, वाटर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड। गाइस, इसमें ये होता है, जो गुड्स होते हैं जो पहले होते थे तो नोट्स चलने लगे, हम पैसे देते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन जो पहले था उसमें हम लोग एक चीज के बदले दूसरी चीज लेते थे। मतलब चावल देते थे, दाल लेते थे, मक्का देते थे, दाल लेते थे। तो ऐसे चलता था हमारा काम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। यानी हम कुछ उगाते थे, जैसे एक किसान गन्ना उगाता था और दूसरा किसान खेती करता था, यानी सब्जियां उगाता था। तो वो किसान गन्ना अपना दे के कुछ सब्जियां ले लेता था, वही किसान अपना गन्ना दे के कुछ चावल ले लेता था, वो चावल किसान अपना चावल दे के कुछ दाल ले लेता था। इस टाइप ऑफ इस टाइप के जो होते थे सिस्टम, इसको हम वाटर सिस्टम कहते हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है एक्सचेंजेस ऑफ गुड। तो गाइस, इसका डिफॉल्ट क्या हुआ, यानी ये क्यों बंद हो गया? तो गाइस, इसमें मेन प्रॉब्लम है हमारी इनकी एग्जैक्ट वैल्यू। जो प्रोडक्ट उगाते थे उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती थी उन्हें। ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत होती थी कि गाइस कितना सामान वो लेके एक दूसरे के साथ जाएगा। गैदरिंग, उसे जमा करने की भी जगह नहीं मिली थी, यानी स्टोरेज प्रॉब्लम, स्टोरेज की स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी। स्टोरेज की प्रॉब्लम हो गई। और फंड्स, फ्यूचर पेमेंट, कि भविष्य में कैसे कैसे पेमेंट करना चाहेंगे, वो प्रॉब्लम हो गया। ये फिफ्थ पॉइंट है, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट का मतलब ये हुआ गाइस, जैसे किसान को दाल चाहिए, लेकिन जिसके पास दाल है उसे चावल नहीं चाहिए। यानी जो किसान चावल उगाता है उसे दाल चाहिए, लेकिन जो दाल है उगा रहा है उसे चावल नहीं, उसे मक्का चाहिए। तो वो उससे क्यों एक्सचेंज करेगा? तो इसमें जो डिफॉल्ट में जो फंस जाता है, जो किसान है, चावल का जो किसान है, वो तो बेचारा भूखा रह जाएगा। तो इसे हम डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट कहते हैं। तो यही एक प्रॉब्लम थी इसकी, जिसके कारण इसे बंद किया गया। और फिर करेंसी सिस्टम आया। करेंसी सिस्टम में तीन आए हमारे। पहले आया मेटल, जिसमें हम कॉइन्स ले लेते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 पैसे, 10 पैसे, जो पुराने जमाने से शुरू हुए थे। उसके बाद आया पेपर, पेपर नोट चलने लगे। कॉमन मेथड है ये सब, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की। उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आपका वीसा कार्ड, BISA, और मास्टर कार्ड हो गया, आपका ई वॉलेट हो गया, जो आपको पेमेंट करते हैं फोन पे से, ये सब। तो गाइज, आपका मनी का प्रॉब्लम यहीं तक था। उसके आते आते हम लोग, जो पेपर सिस्टम था वो कैसे आगे बढ़ा, डिपॉजिट विद बैंक के साथ। तो गाइज, जो बैंक बने हमारे लिए सिर्फ मनी सेव करने के लिए नहीं, और भी चीज़ हम सेव कर सकते हैं, अपनी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स उसमें बनाकर। तो इसमें पहले आता है, हम मनी के बारे में पढ़ रहे थे तो मनी के रिलेटेड टॉपिक्स लेते हैं। तो इसमें डिपॉजिट विद बैंक में दो आते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट, एक फिक्स डिपॉजिट। तो ये बताता हूँ क्या होता है डिमांड डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। देखो नेक्स्ट स्लाइड में, स्लाइड थर्ड। गाइस, डिमांड डिपॉजिट, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो वर्क हु रिसीव देयर सैलरीज, यानी वर्कर्स होते हैं जो अपनी सैलरी रिसीव करते हैं, एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश टू एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। दिस एक्स्ट्रा कैश इज डिपॉजिट विद द बैंक बाय ओपनिंग bank account in their name. Since the deposit in the bank account can be withdrawn on demand, their deposit can are called deposit, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट ये होता है जब आप आपके फादर किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो वो जहाँ भी जॉब कर रहे हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, तो वो आपके फादर के नाम पे एक अकाउंट खुलवाता है अपना प्रूफ देके। उस अकाउंट में थोड़े से पैसे वो ट्रांसफर करता है, मतलब आपके फादर की सैलरी के कुछ पैसे
वो ट्रांसफ़र करता है, यानी कुछ परसेंटेज, जैसे अगर 13,000 रुपये सैलरी है फादर की, तो 1,000 2,000 रुपये हर मंथ वो ट्रांसफ़र करता है, वो डिपॉजिट करता है उस बैंक में। ये वो डिपॉजिट होते हैं जो आप कभी भी निकाल सकते हैं अपने बैंक से, यानी वो आपका खुद का पैसा होता है। उसके बाद होता है गाइस फिक्स डिपॉजिट, यानी गाइस ये फिक्स डिपॉजिट होता है गाइस। तो व्हाट इज फिक्स डिपॉजिट वो भी बता दे। तो फिक्स डिपॉजिट इज द फाइनेंशियल प्रोविजन that are offered by the bank and NBFC, where you can deposit a sum of the money to yield of a higher rate of the interest as a compared your saving account. The deposit can be made for a specific period range from 7 days to 10 years. गाइस डिमांड फिक्स डिपॉजिट में तो गाइस ये है, मैं बता देता हूँ। डिमांड डिपॉजिट में तो आपका अकाउंट बैंक आपकी कंपनी में बनवाया जाता है, आपके कुछ पैसे दिए जाते हैं उसमें डिमांड, जो आप कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो गाइस जो फिक्स डिपॉजिट, यानी जो आप अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं कहीं, यानी एक बैंक है जिसमें आप अपनी मनी को डालते हैं। आप जैसे 5,000 रुपये डाला आपने, उस मनी को 5,000 रुपये कितने कुछ सालों के लिए छोड़ दिया, यानी नहीं निकाला आपने, जैसे 5 साल के लिए, मतलब एक वो होता है एग्रीमेंट होता है कि हम 5 साल तक अपना पैसे नहीं निकालेंगे। तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी कुछ पैसे मिलते रहते हैं, जिसके कारण आप 5 साल बाद निकालोगे तो 1-2% 3% 4% इंटरेस्ट मिलता है। तो आपके पैसे बढ़ते रहते हैं, 5,000 से 7,000 हो जाते हैं, फिर 10,000 हो जाता है, ऐसे आपका इंटरेस्ट बढ़ते रहता है। वो होता है फिक्स डिपॉजिट। और गाइस ये फिक्स एक टाइम पीरियड में होता है कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद, नहीं तो आप टाइम बढ़ा सकते हैं, और किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो वो निकाल सकते हैं, कुछ पैसे कटते हैं बस। वो होता है आपका फिक्स डिपॉजिट, जिसमें सिर्फ आप अपने पैसे कुछ ईयर्स या फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप लगाते हैं। तो ये मोस्टली अपने पेरेंट्स से पूछिए तो फिक्स डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। तो गाइस आता है नया व्हाट इज चेक पेमेंट। तो गाइस अब तक तो आपने समझा ही होगा चेक पेमेंट क्या होता है। तो चेक पेमेंट होता है गाइस एक डॉक्यूमेंट पेपर टाइप का होता है, स्पेसिफिक पेपर, जिसमें जो चेक दे रहा है उस बंदे का वो लिखा रहता है, चेक नंबर रहता है, कितने रुपए देने हैं वो लिख देता है, कौन सा डेट का दे रहा है वो लिख देते हैं, कुछ पैसे अमाउंट लिख देते हैं कितने देने हैं, और वो आपको थमा देते हैं, कहते हैं बैंक में जाइए आप ये चेक दीजिएगा, तो आपका अमाउंट दे देगा। तो इसमें ज़्यादा इशू नहीं होते, इसमें मोस्टली इशू होते हैं बाउंस होने का, चेक में कुछ प्रॉब्लम हुई तो बाउंस हो सकता है, पैसे कट सकते हैं। और गाइस इसमें नीचे जो 3 पिक्चर्स हैं वो इसी चीज़ के हैं, जैसे गाइस पहला है आपका चेक का, ठीक है। फिर गाइस आगे आपका ये देखो फंड इन डिमांड डिपॉजिट अकाउंटिंग में, डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं ऐसे ऐसे करके आपके बैंक में पैसे ऐसे टाइप के बढ़ते रहते हैं, उसकी एवरेज बढ़ती रहती है। फिर गाइस थर्ड होता है फिक्स डिपॉजिट। जैसे गाइस देखो हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 रुपये डाले, कुछ स्पेसिफिक 5 पीरियड के लिए छोड़ दिए, तो वो इस टाइप से बढ़ते रहते हैं, इस टाइप से बढ़ते बढ़ते आप लास्ट में जितने टाइम आपका पीरियड खत्म हो जाएगा तो आप ये निकाल सकते हैं। तो गाइस आते हैं निकलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले थे लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। तो गाइस ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, यानी इसमें हम ये पढ़ेंगे कि बैंक कैसे लोन देता है, लेता है, और इसमें इससे क्या प्रॉफिट मिलता है, क्या नुकसान। तो गाइस आपको एक बार थिंक करिए, सोचिए कि लोन कैसे कमाता होगा हमसे। लोन तो मतलब बैंक हमसे कैसे कमाता होगा। वो हमें लोन देता है, आपको इतना ही लगता है कि हम उसमें पैसे जमा करते हैं, हमें ही फायदा मिलता है, हमें कुछ परसेंटेज मिल जाते हैं उसमें, यानी हम 5,000 जमा किया था हमें 10,000 मिल गया। देन लोन को क्या मतलब सॉरी बैंक को क्या फायदा होता है, लोन वाला चैप्टर सुनकर लोन लोन याद आ रहा है। तो बैंक को क्या फायदा होता है, तो गाइस इसमें मैं बताता हूँ बैंक को क्या फायदा होता है। देखो गाइस जैसे एक बैंक है, ठीक है, आप मान लो आप आईसीआईसी बैंक के एक वो हो डिपॉजिटर, यानी सप्लायर, मतलब आप डिपॉजिटर हो, आप उनके बैंक के मेंबर हो, मेंबर मतलब ऐसे ही आपका अकाउंट है उसमें। गाइस आप गए उस बैंक के पास और आपने उसे कहा मेरा फिक्स डिपॉजिट कर दो 5 साल के लिए, 10,000 रुपये उसे दे दिए। तो गाइस उसने आपका बैंक से ने आपका 10,000 रुपये ले लिया और बोला कि अब 10 साल बाद आइएगा, आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। मान लीजिए एक तरीके से इस 1 लाख रुपए मिल जाएगा। तो गाइस उसने आपके जो 10,000 रुपये थे, वैसे इतना कोई देता नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, उसने क्या किया गाइस, जो आपके 10,000 रुपये थे वो बैंक ने तो रख लिया। इसके बाद जैसे हम अगर हमारे पास अगर ज़्यादा पैसे तो हमने तो इंटरेस्ट कर दिया, जैसे 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया बैंक में कि और पैसे बढ़ेंगे, और पैसे बढ़ा रहे हैं हम। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ज़रूरत होती है पैसों की, तो बैंक से लोन लेते हैं, वो होते हैं बोरोअर।
बोरोअर जो पैसे लेते हैं इंटरेस्ट पे। जैसे आपने 10,000 रुपये दिया, तो एक बोरोअर आया, मतलब एक किसान है मान लो, उसे बैंक की पैसे की जरूरत है अपनी खेती के लिए, तो वो यहाँ से आके आपसे 8,000 रुपये बैंक से लेना चाहता है। तो उसने बैंक से 8,000 रुपये निकलाए, यानी बैंक अपने पास सिर्फ 20% रखता है और 80% बोरोअर को देता है। तो इसने आपका 10,000 रखा और 8,000 इस बोरोअर को दे दिया, और कहा कि आपको 4% के हिसाब से आपके ऊपर वो लगेगा इंटरेस्ट। तो इससे भी इंटरेस्ट कमाया। ठीक है, सिर्फ आप तो अकेले हैं नहीं जो डिपॉजिट कर रहे हैं, और लोगों ने भी किया होगा और लोगों ने भी उठाया होगा, तो वो सबसे इंटरेस्ट करके काम आता है, उसके कुछ परसेंटेज आपको देता है, जिससे आप भी खुश हो जाते हो, बोरोवर का भी काम हो जाता है, वो भी खुश हो जाता है, और बैंक भी खुश हो जाता है। तो गाइस एक बार डीपली तरीके से सोच लो, आपको समझ आ जाएगा। जैसे आप डिपॉजिटर हो, जैसे इसमें पिक्चर में ए है, आप डिपॉजिटर हो, आपने अपने 10 रुपये लगाए बैंक में, ठीक, और उसे बोल दिया कि ये मुझे 10 दिन बाद चाहिए, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 10 दिन बाद उसने बोला कि सर आपको 15 रुपये मिल जाएंगे। आपने बोला ठीक है, और उसी दिन या उसके अगले दिन बोरवार आया, यानी बी आया, जिसको जरूरत है पैसों की। उसने बोला सर मेरे को पैसे दे दीजिए, मैं आपको कुछ दिन में लौटा दूंगा। तो उसने आपके 10 रुपये रखे, उसमें 87% दे दिया बोरवार को, कहा कि ये लीजिए 8 रुपये, आपके 4% का लगेगा इंटरेस्ट, और ये मेरे को दे दीजिएगा। तो मतलब उन्होंने 8 रुपीज़ दिए और बोला कि आपको 4% का इंटरेस्ट लगेगा, और इतने महीनों में आप डिपॉजिट कर दीजिए, जितना ब्रोकर कहता है उस हिसाब से उनका इंटरेस्ट लगते रहता है। तो गाइस इसने ब्रोकर से मान लीजिए आपने 8 रुपये दिए इसने, और 12 रुपये कमाए, ठीक। और गाइस उसी में से आपको भी आया यहाँ से, इसने आपके 8 12 रुपये कमाए, फिर दूसरा आया, उसने भी पैसे लिए, उससे भी उसने 12 रुपये कमा लिए, फिर दूसरा आया, उससे भी उसने 12 रुपये कमा लिए, उसने लगभग मान लो 30 रुपये कमाए, जिसमें से उसने 15 रुपये आपके 10 रुपये जो थे वो दिए, और प्लस 5 रुपीज और दिए, जो आपने इतने मंथ तक रखे थे, उसे मतलब इतने डेज तक रखे थे, उससे तो 15 रुपये अपने मिल गए, और बाकी 25 रुपये आपके हो गए। तो गाइस, तो बैंक के बाकी 25 रुपये हो गए थे, तो इस तरीके से वो बैंक कमाता है हमसे। तो चलते हम, एक छोटा सा आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है कि लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक के में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब क्या क्या फायदे और नुकसान है, नीचे लिखे हुए हैं। मतलब कुछ की पॉइंट्स है, 4 5 पॉइंट, उससे याद कर लेते हैं। जैसे लोन, ये रहा, बैंक कीप a small profits of their deposit as a cash of themselves to pay the deposit to make come withdraw money for the bank on any given days। मैंने बोला था गाइस ये 8 रुपये देता है, आप 10 रुपये देते हो, तो ये सिर्फ बोरोवर को 8 रुपये देता है, क्योंकि 20% वो अपने पास रखता है एज ए रिकॉर्ड। और ये कभी आप आ गए तो आपको वो 20% देता है, बाकी कहता है आप कुछ दिन में आइए तब पैसे मिल जाएंगे। तो गाइस ये सब कोई पॉइंट्स है, आप पढ़ लेना ये सब। वो वीडियो पोस्ट करके मैं चलता हूँ अगले स्लाइड की ओर। चलो, तो इसमें आता है अब रोल ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का क्या रोल है? तो गाइस रोल ऑफ क्रेडिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट? तो गाइस इसमें बता देता हूँ मैं क्रेडिट क्या होता है। तो पहले तो हम रोल पढ़ते हैं इसका। It helps in increase the economic activities of the country, thus help in its development. Second है if credit made able to the poor people at resolve rate, they can improve their economic condition. It will further improve their standard or living of overall development. ओके गाइस, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत इजी इजी वर्ड्स में मैंने लिख दिया है। तो गाइस इसमें मैं एक बार फिर से थोड़ा सा आपका रिकैप करवा देता हूँ कि क्रेडिट आपको डेवलपमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हेल्प कर सकता है, और ये आपको लिविंग स्टैंडर्ड चेंज कर सकता है, आपको कुछ हेल्प कर सकता है, आपको करियर बना सकता है, मतलब कुछ डेवलपमेंट की कुछ आपको टाइम देता है। इस टाइप्स को हम रोल क्रेडिट कहते हैं, उसका क्रेडिट का ये सब रोल होते हैं। तो क्रेडिट के क्या क्या टर्म्स हैं? यानी क्रेडिट मतलब मनी को लेना, कि हम मनी कैसे लेते हैं, पैसे मतलब कुछ पैसे उठाते हैं कैसे होते हैं, उन पैसों से हम कैसे कर सकते हैं, रोल क्या होता है उन पैसों का। जैसे हम अगर उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ती है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज होते हैं, पुअर इजली रिसर्वेबल होते हैं अपने, मतलब रिसेबल हो जाते हैं पुअर, कि अपने पैसे होते हैं और खेत करते करते हैं, खेती वेती करके जब पैसे बचाते हैं, कुछ अपनी लिविंग स्टैंडर्ड चेंज कर लेते हैं।
अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके बाद आता है टर्म ऑफ क्रेडिट, नीड फॉर द क्रेडिट, कि क्रेडिट के लिए क्या क्या चाहिए। पहला होता है डॉक्यूमेंट, फिर होता है इंटरेस्ट रेट, मोड ऑफ रीपेमेंट, एंड होता है लास्ट वन कोलेट्रल। तो गाइज ये सब है डॉक्यूमेंट, जैसे हमें कुछ कागजात देने पड़ते हैं कि ये सब कागज दिखा के हम कुछ पैसे बैंक से ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट देखा जाता है कि हम वापस पेमेंट कैसे करेंगे, वो बताया जाता है। और एक कोलेट्रल, यानी एक कोलेट्रल का मतलब आपको बताता हूँ मैं कैसे टाइप का, एक तरीके से अब जैसे सोनार के पास जाते हो आप, कहते हो भाई मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, और आप कुछ दे देते हो उसे एज अ कोलेट्रल, ठीक है, कि मुझे 5,000 की ज़रूरत है और आप उसे अपना 20,000 का मान लो फ़ोन है वो दे देते हो कि तो अगर मैं पैसे रिटर्न नहीं किए तो आप फ़ोन रख लेना या बेच लेना, जो करना है आप कर सकते हैं। वो होता है कोलेट्रल, एक तरीके से गिरवी कुछ रखते हैं हम, है ना, सोना गिरवी रख दिया, चांदी गिरवी रख दिया, सुना ही होगा, इसे बोलते हैं कोलेट्रल। ठीक है। तो टर्म सेक्टर्स इन इंडिया, क्रेडिट सेक्टर्स ऑफ इंडिया, सॉरी मैं ऊपर का पढ़ रहा हूँ। तो क्रेडिट सेक्टर इंडिया के दो ही होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल में गाइस आता है बैंक से रिलेटेड, क्योंकि जो हम लोन्स लेते हैं वो हम बैंक में जाके लेते हैं, उसे हम फॉर्मल कहते हैं। ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है द फॉर्मल सेक्टर आर द एक्टिविटीज आर द टैक्सेस एंड मॉनिटर्स बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाता है, वो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काम आती हैं। और formal sector represent all the jobs with a specific working housing and regular wages to work job is assumed। ये रहने दीजिए, ये कुछ ज़्यादा हो गया। फॉर्मल समझ जाइए कि ये बैंक से रिलेटेड होता है, जो गवर्नमेंट के उस होता है, मनी टाइड में होता है। तो इनफॉर्मल क्या होता है वो भी बता देता हूँ मैं। इनफॉर्मल होता है अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट एंड ट्रेडिशनल theories, the worker and the information type of earning the less income, have unstable income and do not have to access the basic protection and services. The informal economy is also much larger than the most of the people realized, with the movement playing a huge role। तो guys informal sectors mostly villages में आपको मिलेंगे, जो जमींदार होते हैं, लैंड होते हैं। ये देखो एक पाई चार्ट है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, जैसे मनी लॉर्ड हो गए, और ये कमर्शियल बैंक तो हटा ही दीजिए आप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए, अदर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ट्रेड हो गए, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर्स में आते हैं, जिसमें आप मतलब टोटली डेप्थ में चले जाते हो, कर्ज में चले जाते हो, उनके पैसे उनके, एक तो यार इनफॉर्मल सेक्टर में आपको मैं 3 पॉइंट बता देता हूँ, इजीली आप इसे पेपर में लिख सकते हो। अगर इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में पूछ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल में आप ये डाल देना कि हम जिससे जैसे नेबरहुड से लेते हैं, लोन्स लेते हैं, ठीक है, नेबरहुड से लेते हैं, और लैंडलॉर्ड से लेते हैं, मनी लैंडर से लेते हैं, फ्रेंड से लेते हैं, ये सब हो गए इनफॉर्मल्स के। और इसमें क्या होता है, तो इसमें हम कर्ज में डूबते जाते हैं, इसमें डबल कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाता है, यानी ये पैसे जुड़ते जाते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। जो बोरोअर होता है वो पैसे देने लायक नहीं बचता, यानी तक इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाता पूरी तरीके से, वो पूरी तरीके से डेब्ट में गिर जाता है। ठीक, ये हो गया। और ये गवर्नमेंट के निगरानी में नहीं होता है। दिस क्रेडिटी हैज नॉट अ गवर्नमेंट एंड एनी ऑर्गेनाइज्ड, यानी इसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज नहीं करती है। देयरफॉर द चेंजेस ऑफ हाई रेट ऑफ द इंटरेस्ट, और यहाँ पे रेट भी काफ़ी हाई लगता है। वहाँ तो 2-3% मिलते हैं, यहाँ पे सीधा 8-10% के हिसाब से अलग थे, इसलिए लोग डेप्थ में होते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप लास्ट टॉपिक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 15 to 20 members of a rural peoples, in particular women belonging to one of the neighborhoods, who meets and save regularly. The members of the groups can take small loans to meet their needs and low interest rate। सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, 15 से 20 लोगों की कम्युनिटी होती है, जो मोस्टली, इसमें तो वुमेन्स के बारे में बताया, मैं बता रहा हूँ, जिसमें लोग अपने कुछ छोटे अमाउंट सेव करते हैं, और अगर किसी को ज़रूरत होती है तो उन्हें कम इंटरेस्ट में प्रोवाइड करते हैं पैसे, और हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, यानी खुद की मदद। ये इसमें करीब 15 से 20 लोग जुड़ते हैं, एक तरीके से इसे कम्युनिटी कहते हैं, और दैट इज कॉल्ड प्लेइंग कमिटी। सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ हेल्प। तो गाइस अब तक हम लोगों ने जितने पढ़ी, एक बार फिर से रिकॉल कर लो। तो मनी एंड क्रेडिट क्लास एंड वाटर सिस्टम, एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स, इसके डिफॉल्ट क्या थे गाइस, कि
डबल कोइंसिडेंट एक सबसे बड़ा डिफॉल्ट था। स्टोरिंग ऑफ स्टोरिंग ऑफ फूड्स डिफॉल्ट था। रीपेमेंट था और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती थी। ठीक है। करेंसी सिस्टम कौन कौन से थे? कॉइन, पेपर और इलेक्ट्रॉनिक। ठीक। और फिर डिपॉजिट विद द बैंक। डिपॉजिट विद द बैंक आपको याद है? शायद तो नहीं याद है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा। कौन कौन से डिपॉजिट विद द बैंक थे? डिमांड डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। ठीक। डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है? जो अपने पैसे होते हैं, जो हम अपने पैसे कुछ सैलरी में से बैंक में डालते हैं, जो हम कभी भी निकाल सकते हैं। और फिक्स डिपॉजिट होता है जो कुछ ईयर्स के लिए डाल दिया जाता है, जो हम आफ्टर कुछ ईयर्स हम निकाल सकते हैं, एक फिक्स तरीके से डिपॉजिट कर देते हैं। फिर आता है चेक पेमेंट। चेक पेमेंट एक न्यू मेथड है और एक यूनिक मेथड है, जिससे हम लोग अपने पैसे को दूसरे की ओर पहुंचा सकते हैं। और फिर आता है लोन एक्टिविटीज इन बैंक, की लोन कैसे एक्टिविटी लेता है, मतलब बैंक कैसे लोन एक्टिविटीज करता है, लोन देता है, लोन लेता है। लोन, हाँ एक चीज और गाइस, बैंक को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो वर्ल्ड बैंक से लेता है, जो अमेरिका में है। ठीक है गाइस, तो ये छोटी सी चीज थी जो आपको लग रहा था अगर बैंक को पैसे की कमी पड़ गई तो कहा जाएगा, तो वो वर्ल्ड बैंक से पैसे लेगा। तो फिर आता है रोल ऑफ रोल ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट के रोल, जो इसमें हम लोगों ने पढ़े थे कि रोल ऑफ क्रेडिट क्या होता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, उनके वो पढ़ेंगे, पढ़ लिए थे। और फिर होता है क्रेडिट सेक्टर्स इंडिया में, कि इंडिया में कैसे, कितने क्रेडिट सेक्टर्स हैं। ये मोस्टली याद रखना, इनफॉर्मल और फॉर्मल। फॉर्मल में कौन से होते हैं? जो बैंक से रिलेटेड होते हैं। और इनफॉर्मल में जो हम लोग लैंडलॉर्ड से लेते हैं, वो सब हो गया। और सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें 15 से 20 लोगों की कम्युनिटी होती है जो कुछ पैसे सेव करते हैं और लो इंटरेस्ट में पैसे नीडेड को प्रोवाइड करते हैं, जो जरूरत होता है, जिसे नीड होती है। तो वैसे इतना ही था। थैंक यू सो मच। और विकिपीडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी कुछ दिनों में, और नए चैप्टर के हिसाब से मिल जाएगा। बाय बाय, सी यू।